अमक को अपने जैसा बना देता है कलर पे, बोलते कि तुम जाओ उठाने दो और फिर मैं उन्हें मतलब हाँ बच जाएगा पल बट फिर उसने पैर काट दिया और फिर जब लास्ट में एकदम वैसे जाता है पैर एकदम लास्ट में जब एपिसोड खत्म हो जाता है उधर ऐसे छुपा रहता है वैसे देखते हैं इसके बारे में तो नहीं समझ जाता है बहुत दिमाग वाला है फंडिंग क्या है ना करने Salts are ionic compound which dissociate in water and conduct electricity. So, like acid and bases, these are electrolytes. These may be strong electrolytes or weak electrolytes. So, these are electrolytes. क्योंकि conduct करते हैं as they break in cation and anion in water. ये water में टूट जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? These are known as electrolytes. तो ये water में टूट जाते हैं. These may be strong electrolyte और weak electrolyte. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो फेयरली सॉल्युबल है और जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट इस पे रिंगली सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल. ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स. लाइक सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट. तो कॉमन सॉल्ट इसका निक नेम है या कॉमन नेम है, अदरवाइज इसको सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है. सोडियम क्लोराइड क्या नाम है इसका? केमिकल नेम. और जबकि ये इसका निक नेम है या ये इसका ट्रिवियल नेम या ये इसका कॉमन नेम, जो आप मर्जी हो कह सकते. अब देखिए, सो इट इज द रॉ मटेरियल फॉर ऑब्टेनिंग अदर काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स. नमक से हम बहुत सारे सॉल्ट्स पा सकते हैं, कॉमन, ठीक है ना. तो ये कैसा है कि इट इज यूज्ड, ये किस लिए यूज होता है? एज रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल फॉर ऑब्टेनिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सोडियम सॉल्ट्स. अगर आपको सोडियम नाइट्रेट बनाना है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, तो नमक Na तो यहीं से मिलेगा ना, क्योंकि इसमें Na है, तो हम इसके दूसरे से रिएक्शन करा के बना देंगे. तो इट इज ए रॉ मटेरियल फॉर ऑब्टेनिंग, अभी बताएंगे आपको, ऑब्टेनिंग अदर सॉल्ट. अच्छा, और इसका क्या यूज है? दूसरी चीज है, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं. एग्जाम्पल है, इससे हम ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं. एक ब्लीचिंग पाउडर आप CaOCl2 के नाम से जानते हैं और दूसरा ब्लीचिंग पाउडर क्या है? NaOCl. हम इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे. इसी से बेकिंग सोडा बना लेंगे, वॉशिंग सोडा बना लेंगे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. बेकिंग सोडा भी इससे बन जाएगा. दैट इज NaHCO3.
एंड वॉशिंग सोडा भी बना लेंगे, धावन सोडा कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है, वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3, ये सब इससे बनेगा, ठीक है। इट इज यूज्ड इन एडिबल्स, तो सोडियम क्लोराइड किस काम में आता है, ठीक है, ये स्टार्टिंग मटेरियल तो है ही, इसके अलावा ये एडिबल्स में भी यूज होता है टू ऐड टेस्ट। अच्छा, इट इज यूज्ड इन, कभी हमने ऐसा आपको बताया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH में तेल मिला दो तो साबुन बन जाता है, या अमेजन में ऐसा दिखाया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास भी, अगर मैं इसमें तेल मिला दूँ तो साबुन के केक बन जाएंगे। 1 kg केक उस तरीके का 300 रुपये का अमेजन पे मिलता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किसके काम में आएगा बताओ, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो हाँ बोलो। These may be strong के बाद क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट है ई, चलो ये भी आता है इन, ये किसमें यूज होता है, ये इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, इन हाँ? कुकिंग फूड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो चीज़ लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो डिटर्जेंट के काम में आएगा जब वो बनेगा तब लिखेंगे। अभी तो हम NaCl का लिख रहे हैं, तो NaCl किसके काम में आएगा बताओ, कुकिंग फूड। और बोलो, क्या इसे कहीं तुमने ऐसा किया कि अचार में प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया, खूब सारा अगर ऐड कर दो किसी में तो फिर वो चीज़ खराब नहीं होती है। सो यूज जस्ट प्रिजर्वेटिव, नमक और चीनी एक प्रिजर्वेटिव है। कैंडी में जो फ्रूट है बहुत सारी चीनी लगा दो, जो जेली होती नहीं है, कई बार ऐसा आता है तो उसमें खूब चीनी लिपटी रहती है, तो शुगर भी एक प्रिजर्वेटिव है और सॉल्ट भी। सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन सॉल्ट्स, ये पिकल्स, तो अब जरा देखिए, या कभी ऐसा भी हो सकता है जो मीट है, तो मीट को कट करने के बाद खूब सारा नमक लगा दो तो उसका पानी सब निकल जाएगा, क्योंकि एक ऑस्मोसिस है ना, बाहर अगर आप हाई वोल्टेज लगा दोगे तो सर अपना पानी छोड़ देगा, और पानी छोड़ देगा तो उसमें बैक्टीरिया का अटैक नहीं होगा, वो जल्दी सूख जाएगा। तो ऐसा कई बार हम लोग करते भी हैं कि आम के अचार पे नमक लगा के धूप पे रख देते, तो उससे क्या होता होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो वो सूख जाएगा, वो पानी छोड़ देगा, फिर जल्दी से अचार से फिर धो भी लो, चाहो तो धो भी, लेकिन उससे क्या किया जाएगा, नमक लगा के पानी हटा दिया जाएगा, तो उसमें फिर बैक्टीरियल अटैक नहीं होगा ना। अच्छा, अब इसके अलावा कई बार आपने देखा कि कई जगह पर रोड क्लियरिंग के लिए जहाँ पर बर्फ जम जाती है तो नमक डालकर वहाँ की जो आई से पिघला दी जाती है, तो रोड है, जो लोग वहाँ रहते होंगे उत्तरांचल में, या देखा होगा कि कई बार मनाली नाली में जमीन बर्फ जम गई, तो आपने देखा है कि सॉल्ट डालने से कुल्फी देर से जमती है। हाँ। ऐसे पानी है तो जमा दो तो जम जाएगी, और नमक करोगे तो वो -10 डिग्री पे जमेगी। तो अगर कहीं पर -5 डिग्री है तो पानी तो जम गया, लेकिन यदि मैं उसमें नमक ऐड कर दूँ तो वो फिर नहीं जमेगा, कहेगा मुझे -10 तक ले जाओ तब मैं जमूंगा, तो इसलिए चीज मेल्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन जो आइस वो जो कार्ड आता है जिसमें आइसक्रीम रहती है, वो ऊपर से रॉक सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं ना, रॉक सॉल्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं, या ये भी कि अगर आपने किसी भी चीज में क्या किया बताइए, या चीनी डाल दी या नमक डाल दिया तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो अगर चाशनी को उबालोगे तो देर से उबलेगी, पानी जल्दी उबलता है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट तो घटेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि रोड के क्लियरेंस के लिए क्या करेंगे कि उसमें नमक डाल देते हैं, नमक का छिड़काव कर दिया तो वो रोड क्लियर हो, एकदम से डाल दिया तो थोड़ी देर में 10 मिनट में पिघल जाती है। सो इसलिए इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्लियरिंग द रोड इन हिली एरियाज।
जब नमक डालेंगे तो पिघल जाएगा। यूज ऐसे अगर आपकी हल्की नमकीन आइसक्रीम है तो देर तक खा सकते हैं, वो जल्दी क्योंकि -10 पे वो जमी है तो इतनी जल्दी पिघलने में टाइम। पिघलने में टाइम लगेगा माइनस, तो वहाँ तक क्योंकि आपने उसे उस स्टेप उस पर किया है, नमक डालने से नहीं पिघलेगी तो यहाँ नमक डालने से पिघल कैसे गई? पिघल नहीं रही है। जैसे मान लो कि तुम्हारे कहीं का टेम्परेचर है -5, तो वहाँ पर बर्फ जमी हुई है और तुमने उसमें साल्ट का छिड़काव कर दिया और साल्ट का पानी जो होता है वो -10 पे वो फ्रीज करता है, अच्छा तो फ्रीज भी तो वो -5 डिग्री सेल्सियस पर कैसे फ्रीज कर जाएगा? उसको जब और ठंडा है ठीक है और ठंडा पड़ेगा तब फ्रीज करेंगे, अभी तक वो बात है। सो इट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस फ्रॉम रोड इन कोल्ड कंट्रीज। ठीक है, अब जरा देखो हम लोग सॉल्ट को पा सकते हैं इवापोरेशन से। तो समुद्र के किनारे गुजरात में जो कच्छ का रन है वहां से इसे पाया जाता है इवापोरेशन से। अच्छा, इसमें मैं ऐसा नहीं है कि समुद्री पानी में मैग्नीशियम सल्फेट भी होगा, दूसरे और भी होंगे, एप्सॉम साल्ट भी होगा, तो सी वाटर में बहुत कुछ होता है। इधर एक लेक भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या है? Salt। हाँ सर, उधर सांबर लेक भी तो है ना। हाँ, सांभर लेक। Salt। सर वहाँ पे बदबू क्यों आती है किसमें? सांबर लेक में? सांभर खाया होगा, छोड़ दिया होगा, उससे हमें पता नहीं है ऐसा क्यों। हाँ सर, आती है बदबू। कभी ट्रेन वाला स्लीपर में बैठे हो तो नाक बंद। पूरा अच्छे से हवा का मजा साफ Obtaining salt by evaporation. Now, तो हम लोग देखेंगे, ये देखो ये लोग क्या है कि वाइपर से इकट्ठा कर रहे हैं, ये सूखता जा रहा पानी और वाइपर से इसको सॉल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ तो salt है। ये पानी है, अब ये देखिए यही है, धीरे धीरे सूख जाएगा तो किनारे नमक इकट्ठा होने लगा, क्या क्रिस्टलाइज होने लगा, देखो धीरे धीरे होने लगा है। भैया ये प्लीज, चलो, तो यहाँ पर धीरे धीरे नमक है तो इसको क्या करेंगे, जितना क्रिस्टलाइज हो गया है वो सब धीरे धीरे इससे वाइपर से खींच के, ठीक है, एक किनारे इकट्ठा ढेरी लगाते जाएंगे। ये जूते भी डाल रही है। जूता हाँ नहीं तो पैर खराब हो जाएगा ना, उसी का ही डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये काम करेगा। क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा दोस्तों। चलो, नमक भी हमारी आपको वजह से वो नमक ये तो बात हो गई कि सॉल्ट हम बाई इवोपरेशन बना सकते हैं। नाउ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, ये 34 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर में सॉल्युबल है, मालूम है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना पानी में डाल सकते हैं। जो क्लास 9th में प्रज्ञा ने एक्सपेरिमेंट किया था उसने 34 ग्राम ही तो डाला था। दैट इज चैप्टर नंबर इज मैटर अराउंड द स्क्वायर में। नाउ तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, सैचुरेटेड ब्लीचिंग पाउडर का फंक्शन था। विरंजक का कार्य करता है। अगर तुम्हारे कपड़ों में ब्लीचिंग पाउडर गिर गया तो यहाँ से यहाँ तक सफेद करेगा। एक होता है रंगरेज जो चूनर को रंगता है, और एक विरंजक जो कलर को ही निकालता है, दैट इज डिकलराइजिंग एजेंट। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, नेहा सेंटेंस पूरा करो, इज कॉल्ड, कोई बात नहीं अब नहीं, आप बोलो, सृष्टि, साक्षी,
अर्पिता, अगर पानी में नमक पर्याप्त मिला दिया जाए कि और अब उसमें नहीं मिल सकता है तो ईशान से ये देखो, Saturated solution. हर चीज इन लोगों को पता है। ब्राइट कैसे तुमको प्रॉब्लम इतना पता चल जाता है, ये मुझे पता था, मुझे क्या पता था। ठीक है। सर आपने मुझसे नहीं पूछा, मुझे पता था। सो इट इज कॉल्ड, अच्छा अच्छा, इट इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। इसे क्या कहते हैं? ब्राइन सोल्यूशन ना। अब देखिए, सो नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन सॉल्ट के बारे में इतना ही, ये डाल सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड नाउ, अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये तो इसका केमिकल नेम है। वैसे प्रॉब्लम इसका निक नेम क्या है? करेक्ट, बेकिंग सोडा उसने बता दिया सौम्या ने, कॉस्टिक सोडा। अच्छा, बस इतना पता था सोडा फिर कॉस्टिक पोटाश क्या है? KOH हर चीज तुम अच्छा जानो। ऐसे उसका भी नेम होगा। पोटाश, पोटेशियम है तो उसे क्या कहेंगे? कॉस्टिक का मतलब क्या होता है? रस्टिंग। जिसको कहीं नल के पास रख दो तो रस्ट लग जाए तो उसे कॉस्टिक कहते हैं बड़ा कॉस्टिक है। तो मेटल को ईट कर दे उसे क्या कहते हैं? विच ईट्स मेटल इज कॉल्ड कॉस्टिक। तो कॉस्टिक का मतलब है विच, जो मेटल को खा जाए। ईट्स मेटल, उसके दांत कितने ताकतवर होंगे। और सोडा, समझ में आई? कॉस्टिक सोडा। हाउ इट इज ऑब्टेन्ड? So it is obtained by electrolysis of brine solution, जैसा कि यहाँ दिया। तो ये किससे प्राप्त किया जाएगा? So NaOH is obtained by electrolysis of brine solution। ये वाइट इन कलर होता है, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जितने साल्ट हैं सब वाइट है, और जो 3 से लेकर 12 तक है वो कलरफुल है तो सब मेटल के हिसाब होते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो पहले दूसरे ग्रुप के Na वाले सारे, K वाले सारे, मैग्नीशियम वाले, कैल्शियम वाले। कैल्शियम के तो सब देखे ही हैं कितने सफ़ेद होते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है। और कॉपर तो बीच में पड़ रहा है कि नहीं? देखो 11th में तो कैसा ब्लू कलर का रहता है। आयरन का भी आपने देखा है, फेरस सल्फेट। तो ये सब बीच वाले कलरफुल। यहाँ तक की बात हो गई। 3 से लेके 12 तक होने चाहिए, 11 तक है। और 12 में जैसे जिंक ऑक्साइड है तो वो नहीं है, वो उस ग्रुप की प्रॉपर्टी पूरी नहीं करता है, दांतों में फिटिंग के काम में आता है ये जिंक ऑक्साइड। चलो, तो NaOH किससे प्राप्त किया जाता है? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, हाँ सर, क्लोर अल्कली प्रोसेस। this process is called chlor-alkali process। ठीक है, those chemical substance which release OH ion in water are called, उन्हें क्या कहेंगे? those chemical substance which release, जो क्या रिलीज करें? OH ion in water are called alkali। देखो, मैं अभी तुम लोग को बेस के बारे में भी यही बता रहा था कि ना इसी को बेस भी कहते हैं, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने बहुत बेसिक थ्योरी पढ़ी। आप 10th में हो ना, आपको आउटडेटेड चीज़ पढ़ाई जा रही है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है आर्हीनियस का सिद्धांत। आर्हीनियस के अनुसार H+ दे तो एसिड है और OH दे तो
बेस है। लेकिन इसके ऊपर जो और हाई फाई साइंटिस्ट हुए जैसे लॉरी ब्रॉन्स्टेड, उन्होंने कुछ और इसकी थ्योरी बताई। जो H+ दे वो एसिड है और जो H+ ले वो क्या है बोलो, बेस है। और फिर उसके बाद लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस है, उसमें जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन दे वो बेस है और जो इलेक्ट्रॉन ले वो एसिड है। तो अब हम लोग ये समझ लें कि हमने एल्कलियाँ देख लिया ना, हम एल्कली वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। वास्तव में क्या बेस और एल्कली में कोई डिफरेंस है? नहीं है। ये देखो बता दिए हैं भाई। जिसके पास इंटरनेट एक्सेस है वो तो कहेगा हाँ सर। कैसे ध्रुवांशी को बताया? आप मेरे तो कहा था लो, हर चीज नहीं पता। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ भेद देखेंगे। एल्कली आप कहोगे यही तो बेस भी होता है, सिंपली कहोगे कि नहीं? चलो तो आपने तो कहा बेस आया। लो, हमारे कहने पे मत जाना, हम तो मिसगाइड भी कर देंगे तुमको। कर ही दिया। हमको तो फीस मिल चुकी है, हम तो कुछ भी कर देंगे। अब आगे का देखो। सो फर्स्ट थ्योरी हमने कौन सी बताई? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। देख लीजिए, ये हमें जानना चाहिए, इसलिए बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, इनकी एक लाइन की थ्योरी है, एसिड रिलीज H+ आयन इन वाटर और बेस रिलीज OH आयन इन वाटर। ये पहली थ्योरी है, ठीक है। अब इसके बाद की थ्योरी ये 1860 में आई है। तो अब जरा देखो कि क्या HCl को पानी में डालोगे तो क्या H+ आयन बन जाएगा? वास्तव में हमें H3O लिख देना चाहिए, लेकिन फिर भी चलेगा। इतनी बात समझ में आई? तो क्या ये एसिड हुआ? और ये बोलो NaOH को क्या करेंगे? पानी में डालेंगे। सो दैट इज Na+ और क्या कर लेंगे? ये देखो बैलेंस कर लो। इतनी बात समझ आई? तो यानी ये वाटर में क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है? सही है। तो ये एसिड है और ये क्या है? तो पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया आपको? आर्हीनियस। आर्हीनियस वर्ड यूज भी किया गया पिछले टेस्ट में, जो बोर्ड का एग्जाम था, आर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से पूछा गया था। अब हम देखें दूसरा क्या है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ, सिर्फ लिख लो एक जगह जिससे याद रहेगा। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बेस और एल्कली अलग अलग है, क्योंकि ये वर्ड यहाँ आ गया है ना, नहीं तो आपके मन रटने के अलावा फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं ये तो बता दूं कि एल्कली और बेस में क्या फर्क है। भाई जो आपने हमें कन्वे किया सारी क्लास को बताना जरूरी है क्या? चलो, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बताया, बोलो अर्पिता क्या बताया? अरे वाह, तुम तो समझ जाती हो। रिलीज H+ आयन इन वाटर और वाइल बेस क्या करते हैं? एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं H+ आयन। तो अब जरा देखो कि मान लीजिए कि ये है HCl, सही है, और एक है NH3, ठीक है, NH3। तो HCl क्या करेगा? H दे देगा और ये क्या करेगा? H ले लेगा। तो क्या ये NH4 बन जाएगा और Cl अलग हो जाएगा? और यदि वाटर में डाल दिया जाए तो वास्तव में हम देखेंगे यहीं पे वाटर डाल दो, ये यहाँ पे डाल दो, तो क्या होगा बताओ? क्या NH4+ बन गया और Cl- aqueous। तो बोलो किसने H+ लिया? As ammonia has accepted H+ ion, so it is base, और HCl has released H+ ion। ऐसे क्या अमोनिया एल्कली है? नहीं है, क्योंकि वो OH दे ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ से भेद अब शुरू हो गया। एल्कली वे होते हैं जिनके पास कहते हैं OH है तो दो, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, चलो किनारे। तो ये बहुत बड़ी बात है।
कि all bases are not alkali, but all alkali are और इसके पास तो OH है नहीं, देगा कहाँ से? है बात कि नहीं? तो क्या लिखते हैं बताइए? और इतना सारा जांच। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये बेस हो गया as it has accepted H plus ion, और ये क्या है? ये एसिड है। तो अब हमें तीसरे कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, यहाँ पे बात समझ में आ गई ना? तो ये एसिड as it has released H plus ion। अब देखो कि जो भी बेस है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऑल एल्कलीज आर बेसेस। ऑल एल्कली क्या है? बेसेस है, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली। तो जरा इस बात को देखें। हाँ, बेस में जरूरी नहीं है। सो ऑल एल्कली आर बेसेस, क्योंकि जो एल्कली है वो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो बेस हो गया ना, लेकिन जो बेस है वो इस कॉन्सेप्ट को फुलफिल नहीं कर रहा है, वो तो OH आयन नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली। अब हम अपने प्रोसेस पे आ जाएं। मेरा कहने का मतलब है कि एक हमने सेल ले लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में जो आपकी बुक का फिगर है जरा वो तो देखो, क्या एक तरफ से आप इसमें ब्राइन सॉल्यूशन डाल रहे हैं? ब्राइन सॉल्यूशन डाल रहे हैं। फाइका ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ये शिका, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक ठीक बताओ जो बोलना है। सुप्रिया बोलो। Saturated solution of salt. कौन सा सॉल्ट? यही तो बोलना पड़ेगा ना, कॉमन सॉल्ट बोलना पड़ेगा कि नहीं? सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या तुम ब्राइन सॉल्यूशन घर में भी तैयार कर सकती हो? और अगर उसमें तुमने एक बैटरी डाल दी तो एक कैथोड हो जाएगा और एक एनोड। तो क्या तुम क्लोरीन गैस उसके एक एंड पर पालोगी, एक इलेक्ट्रोड पर और एक पर हाइड्रोजन पर, और जो उसमें बच जाएगा दैट विल बी NaOH। ऐसा हाँ? अभी बताते हैं। अब ये देखो कि यहाँ पर हमने क्या ले लिया? 2 रॉड ले ली, इलेक्ट्रोड्स ले लिए। ठीक है, आप चाहे उसे कॉर्क में लगा दो कहीं पर भी, बस किसी तरीके से उसको बैठा दो कॉर्क में, ऐसे इसको प्लेस कर दो, और इसको भी जिससे कि ये इधर उधर ना जाए। ठीक है, और फिर इसमें यहाँ से एक सेल लगा दीजिए, एक बैटरी ऐसे लगा। जरा देखो क्या ये जो सोल्यूशन है ब्राइन सोल्यूशन इसमें डालते गए और यहाँ से हमने कुछ ले लिया। आपके बुक में दिया है कि क्या मिलेगा? NaOH है, तो यहाँ पर इसको एक बर्तन में गिरा लिया, Na, सही है? ठीक है, जरा देखो इस सलूशन में क्या क्या चीजें हैं। इस सलूशन में चूंकि अभी अभी ये शिका ने बताया कि सर आपने NaCl डाला है, तो NaCl तो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, तो Na प्लस Cl माइनस होगा। और चूंकि आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस तो पानी की भी हो सकती है, तो H प्लस OH में टूट जाएगा आयंस में। तो इसमें 4 चीजें अब उपस्थित हैं। कौन कौन सी? एक H प्लस है और OH माइनस है, और ये दोनों भी हैं क्योंकि NaCl भी तो आयोनाइज होगा। अच्छा, अब ये प्लस है और ये क्या है? तो जो प्लस है उसकी तरफ 2 लोगों को जाना चाहिए। किसको किसको जाना चाहिए? Cl माइनस और OH माइनस। तो Cl माइनस और OH को जाना चाहिए। O कहता है भैया मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ, अब मैं ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पर प्लस के पास जा करके अपने इलेक्ट्रॉन को दूँ। आई एम वेल कंफर्टेबल विद इलेक्ट्रॉन, मैं छीनने में विश्वास रखता हूँ।
तो Cl से कहेगा जाओ, अब तुम जा करके वहां क्या करो बताओ, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो, जहां एनायन जाए उसको एनोड कहना, और जहां कैटायन चला जाए, कैटायन होता है पॉजिटिव आयन। अच्छा सोडियम नहीं जाएगा, वो बहुत रिएक्टिव है, उसकी तो डोनेटिंग टेंडेंसी है, तो किसे जाना पड़ेगा, H+। जो मोर एक्टिव है वो दे देता है, और जो मोर एक्टिव मेटल है वो दे देगा अच्छे से, फिर लेगा नहीं, और जो मोर एक्टिव नॉन मेटल है 17 ग्रुप में ऊपर में दूसरा है क्लोरीन, तो इतना अच्छा जो जिसका परफॉर्मेंस हो मतलब, तो और फिर भी वो भी अच्छा, ये दोनों ही अच्छे हैं, फिर भी OH नहीं जाएगा, ये जाएगा। अरे कौन जाएगा नहीं, समझिए इस बात को, यानी अभी हम लोगों ने ये बात बताई कि ओवर पोटेंशियल की भी बात होती है, चार्ज डेंसिटी की भी बात होती है। तो ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव रहते हैं, जो भी हो ऑक्सीजन जो है एक अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसे अपने पास रख सकता है, समझ में आई बात कि नहीं। जबकि क्लोरीन कुछ रीजंस हैं, वो अगली क्लास में बताए जाएंगे कि क्यों ये जाएगा, बट इतना जान लो कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि वो नंबर 1 पे और वो नंबर 2 पे, नंबर 1 वाले ज़्यादा पावरफुल। ऑक्सीजन 1 पे आ रहा है कि नहीं, तो धीरे धीरे नीचे चलने पे क्या होगा, उतने भाई साइज बढ़ता चला जाता है, तो साइज बढ़ने के बाद क्या है, फिर जो सेंटर है प्रोटॉन वो खींच नहीं पाता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या सेंटर के पास खींचने की पावर है, अब कह दो 2 है, फिर 7 है, फिर 7 है, ऑल द वे 17 है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही इतने हैं। तो इसलिए वो अगर एक एक्स्ट्रा कह रहा है हटाओ इसको, कहाँ तुम इतने ही पहले भीड़ पड़ी है, नहीं रिपल्सन नहीं होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, तो सिंपली बात है, इसे जाना पड़ेगा। तो सी वहाँ जाके दे देगा, अब क्या करेगा वो बात अलग है, लेकिन H+ जाएगा और यहाँ कौन जाएगा, और सॉल्यूशन में अकेले कौन रह जाएंगे। अब हमारा हाँ जाए जहाँ जाए प्लस में जाए, माइनस में क्यों जाएगा। अब जरा देखो, सबसे पहली बात है कि कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होता है, और कैथोड क्या होता है, और 4 चीजें तो पता चले तब तो हम आगे बढ़े ना। देखो कि और सबसे एक और भी बात है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ठीक है, द सॉल्यूशन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठंडक लग रही क्या, बताओ। चलो अब ये देखो, नाउ कैटायन क्या है, सो कैटायन क्या होता है अभिषेक, बोलो। हाँ, द केमिकल स्पीसीज, चाहे वो एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कैथोड क्या होगा, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर कैटायन गोज, जहां पे कैटायन जाए उसे क्या कहेंगे, अरे कैटायन गुप्तास के घर में चले जाएंगे कि चालुक्यास में चले जाएंगे, गोज इस जहां कैटायन जाएगा उसे कैथोड नहीं कहोगे, सो इज कॉल्ड कैथोड। हाँ, सो इन सॉल्यूशन वेयर कैटायन गोज, जहां पर भी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, तो जिस इलेक्ट्रोड पर, द इलेक्ट्रोड एट विच कैटायन गोज, जो दो तुम रॉड डालते हो उनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का या चार्जेस का आदान प्रदान होता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रोड पे किस चीज का हो, दैट इज आदान प्रदान हो। वैसे भी ये लकड़ी आपकी उसकी लकड़ी है, दैट इज एबोनाइट, तो ये लकड़ी ही है। तो अब इसमें क्या होता है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन था, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वर्ड पड़ा। इलेक्ट्रॉन का सिर्फ मतलब आवेश होता है, चार्ज, तो उससे क्या पता चल गया, इलेक्ट्रोड। समझ में आ गई बात कि नहीं।
सो इलेक्ट्रोड, कोई ना कोई तो रॉड डालोगे कि नहीं, तो द इलेक्ट्रोड जहां पर एक्सचेंजेस होते हैं वो चार्जेस, तो द इलेक्ट्रोड वेयर कौन जाए, कैटायन गोज, उसे क्या कहेंगे। ऐसा ही हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड, तो इसी में खोल के तार लगा देते हैं, ऐसा तार लगाया गया यहाँ पर, यह है कि नहीं। ऐसे दूसरा कॉपर का भी आता है, सब 10-10 रुपए के आते हैं, तो बाजार में सब उपलब्ध होते हैं, तो जिस पे जो करना हो अपना कर लिया जाता है। ग्रेफाइट के भी इलेक्ट्रोड आते हैं, ऐसे ही तो होगा कि नहीं, इसी में वायर लगा। तो बड़ी बात क्या बताइए, इलेक्ट्रोड वेयर कैटायन गोज इज कॉल्ड कैथोड। अच्छा कहाँ जाएगा, सो इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सर अगर ये जो इलेक्ट्रोड है जिंक का होगा तो देख रिएक्टर लो। पर जाएगा। अच्छा कैटायन कहाँ जाएगा बताओ, H+ कहाँ जाएगा, यहाँ। तो इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कैथोड कैसा चार्ज होगा बताओ, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव तो नहीं होगा, निगेटिव में जाएगा, प्लस है तो कहाँ जाएगा कैटायन, मतलब जहाँ H+ जाए, जहाँ कैटायन जाए उसे कैथोड कहेंगे, तो निगेटिव में तो जाएगा, कैथोड नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा बताओ, दैट इज ये क्या कहलाया, बोलो बात समझ आई। H+ कहाँ जाएगा, तो लिखो एट कैथोड क्या रिएक्शन हुई, 2 H+ गए और उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने कहा रुको जरा, अभी ये Cl- कहाँ जाएगा, एनोड, और Cl- क्या ये एनायन है, तो एनायन कहाँ जाते हैं, तो Cl- जब यहाँ पे आएगा तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देगा, क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देगा, और ये सेल है। तो मान लीजिए अगर ऐसे बहुत और भी Cl- इस पर आने लग गए, तो क्या वो और भी इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेंगे, बहुत सारे आने भी लग सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर जितने भी हैं सेल उनकी इक्वी पोटेंशियल कर देगा, यहाँ से आधे इलेक्ट्रॉनों को वहाँ भेज देगा, तो वहाँ भेज देगा तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब वहाँ भेजे जाएंगे तो H+ के लिए वे इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होंगे, तो यहाँ से वहाँ भेजे जा रहे हैं, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। कोई सेल अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता, उधर से आया तो इधर पहुँचा दिया। सेल का काम क्या है कि वहाँ अगर बहुत सारे आ रहे हैं तो उसको इधर पहुँचाना। चार्जेस को वो सिर्फ रोटेट कर सकता है, चार्ज ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। अच्छा तो ये काम हुआ, बताओ 2 हाइड्रोजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या हुआ होगा, देख लो ये 2 प्रोटॉन है और इनको दोनों को एक इलेक्ट्रॉन किसी ने दे दिए, तो क्या अब ये हाइड्रोजन एटम हो गए, इन दोनों ने अगर शेयरिंग कर ली आपस में तो क्या अभी H2 गैस हो गई, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, और तो यहाँ से H2 के बबल्स उठने लगेंगे, चार्ज क्या कैरी, देखो कैंसिल कैसे वो बताना है। देखो पहले ये दो H+ थे, H+ को तुम प्रोटॉन समझ रहे हो क्या, और 2 प्रोटॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या वो उसके चारों तरफ घेरे में घूमने लग गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद। ये 2 H+ हैं, उनको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, फिर दोनों ने आपस में कोवैलेंसी कर ली, सहसंयोजक बंध बना लिया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से वैसे भी 2 प्लस और 2 माइनस मिलकर न्यूट्रलाइज ना हो जाएंगे। अच्छा अब एनायन समझो और एनोड पर क्या होता होगा। एनायन क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम नेगेटिव चार्ज, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग नेगेटिव चार्ज, उसको एनायन कहेंगे। ऐसे ही जैसे हमने बता दिया उसे कैटायन कहेंगे। तो कैटायन क्या क्या हो सकते हैं तुम्हें पता है, H+ हो सकता है Na, और वैसे ही एनायन क्या हो सकता है, ठीक है। ये फिर एनोड, मुदित है मुदित नहीं है, आप बेटा बताओ निखिलेश, एनोड क्या होता है, सुप्रिया। The electrode where anions goes is called द इलेक्ट्रोड, और इसका नेचर क्या होगा, वेयर एनायन गोज इज कॉल्ड
एनोड। तो बताओ एनायन कहाँ जा रहा है, देख के बताओ। ये जो एनायन है वो उस एनोड पे तो जा रहा है, तो उस पर प्लस लगाए ना तभी तो जा रहा है, अट्रैक्ट होके। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। सो इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। किसमें? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलिटिक। अब लिखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। ये बहुत अच्छा होता है। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैथोड कैसा है बताओ? इस प्लस जहां जाए वो कैसा होगा? नेगेटिव। अच्छा ये समझ में आ गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब जैसे तुमने यहाँ लिखा एट कैथोड, तो यहाँ क्या लिखोगे? एट एनोड क्या रिएक्शन होती होगी? तो अभी अभी हमने देखा कि Cl माइनस गया, 2Cl माइनस जाए, ये देखो 2Cl माइनस। मेरा आप ये समझ रहे हो कि ये Cl है, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटसाइड में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ईशान? क्या इतने होंगे? देख लो 7 होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि Cl 17 होता है, तो इसके आउट में कितने होंगे? 2 7 2 8 7। लेकिन यदि इसे एक माइनस मिल जाए तो क्या एक इलेक्ट्रॉन और दिखाया जाए क्या? तो एक एक इसको माइनस मैंने दे दिया, तो माइनस पे देखो मैंने एक और दे दिया, अब इसके 8 हो गए ना, 8 हो गए। ये कहेगा ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तुम पकड़ो, हमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके इसका स्वभाव बदल जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, कहेगा ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पकड़ो। इसकी वजह से तो मुझ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि मेरे अंदर में 17 प्रोटॉन है और तुमने हमको 18 इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिए। ये देखो अगर मैं Cl माइनस बनाऊं तो क्या इसका ऑक्टेट आप पूरा दिखाओगे? तो 288 है, तो ये वहां पर जाकर के ये एक इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस वाला है वो छोड़ देगा, और अब बोलो इसके पास क्या हो जाएगा? Cl, यही है Cl, और ये दूसरा वाला भी Cl है। अब ये दोनों क्या कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, कहेगा कि मैं तुमसे साझेदारी करता हूँ और तुम भी मुझसे साझेदारी बनो और चलो उड़ चले। Cl2 बन के उड़ जाएगा। देखो यहाँ क्या हुआ, 2Cl माइनस ने अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, दिए कि नहीं दिए? और देने के बाद क्या उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए और Cl2 बना लिया होगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन हटा तो दिए मैंने, इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दो Cl माइनस में, तो क्या Cl ना बन जाए? और 2 Cl का तो तुमने खूब बनाया है आपस में कोवेलेंसी करके, तो Cl2 गैस होती है लाइट येलो कलर की। अच्छा ये Cl2 बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से कहाँ चले? क्या ऐसे चल चल के यहाँ पहुँच जाए? सर्किट कंप्लीट इधर चलेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, तो ये सेल में क्या होता है, करंट ऐसे चलती है और इलेक्ट्रॉन उल्टा चलते हैं, तो यहाँ पर ही आएंगे और इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सही है कि नहीं? तो ये है, ये यहाँ तक चले जाएंगे प्लस तक, ये इलेक्ट्रॉन है तो प्लस तक चले जाएंगे, और सेल का असली काम है अपनी केमिकल एनर्जी से इनको यहाँ तक पहुँचाना, ये वो क्रॉस करा देगा। ठीक है कि नहीं? मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं। वैसे भी आप सीधा ये देख लो कि मान लो किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, तो जहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहाँ कम इलेक्ट्रॉन, और बीच में एक ब्रिज लगा दो, तो या ज्यादा पानी है तो कम पानी की ओर जाएगा कि नहीं? तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है तो पोटेंशियल तो बराबर किया जाएगा कि नहीं? मान लो 4 इलेक्ट्रॉन इधर है तो 2 उधर नहीं भेज देगा। अच्छा अब ये 2 काम हो गए, और फिर सेल में क्या बचा? एक Na+ बचा है, और क्या बचा है? OH-। चलो तो टोटल रिएक्शन है, देखें हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन, देखो कंप्लीट रिएक्शन, ये NaCl था, बोलो, और NaCl था और वाटर था, और आपने उसकी क्या कर दी? इलेक्ट्रोलिसिस। तो Na, क्या आप वाटर को HOH लिखना चाहोगे? तो Na, So, ये हमने HOH क्यों लिखा है? बता रहा हूँ, HOH समझ में आई बात की नहीं? तो HOH इसलिए लिखा है कि अब मान लो 2Na और 2OH मिलके क्या करेंगे बताओ? So, इस तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिखा जा सकता है? अभी हम आपके तरह से भी कराएंगे, लेकिन नहीं बस लिखा जा सकता है। भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया था।
मैंने सब लिखा जा सकता है। अरविंद सर ने बहुत अच्छे से बोला मैंने। हाँ? 2Cl माइनस, इधर दो निगेटिव, इधर दो निगेटिव, चार्जेस बैलेंस है। ये इधर दो निगेटिव चार्ज हैं, उधर भी दो निगेटिव, चार्ज बैलेंस हो गया। इनके वो जो वो है साइन वहाँ पे प्लस नहीं है साइन। प्लस कहीं नहीं आएगा। इन्होंने अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, यानी देखो इन्होंने क्या किया बताओ, जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचे तो क्या इन्होंने इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले? तो 2Cl माइनस से क्या बना? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात कि नहीं भाई? ये 2Cl माइनस है, ये बना, साथ में क्या निकला? फिर वो उधर चले गए। अब हमारी ये रिएक्शन क्या है? तो NaOH लिखो। क्या लिखोगे बोलो? और Cl2 और H2, ठीक है। तो अगर आपको जैसे इनको कहते हैं नहीं ये सब ठीक नहीं लग रहा, अभी हम 11th में भी नहीं गए हैं और फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, तो शोभा अच्छी होनी चाहिए। तो NaH2 लिखो, ठीक है। तो अभी देखो क्या क्या बना, NaOH बना और क्या क्या बना, Cl2 बना और H2। H2 कहाँ बना होगा, कैथोड पे कि एनोड पे? H2 कैथोड, क्योंकि H कैटायन है तो कैथोड पे बना होगा। सोचो मत, बोलो H प्लस कैटायन है और बोलो Cl माइनस एनायन है एनोड पे, तो बना होगा। ये और कोई तरीका सोचें। तो Cl2 कहाँ बना, ये बुक में लिखा है एट एनोड, आप देख लो। तो ये क्या लिखा है, एट एनोड, और ये कहाँ लिखा है, एट कैथोड। और ये किसमें लिखा है, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझ में आ गई बात? तो ये जो चीज है लेफ्ट में, क्या ये ब्राइन सोल्यूशन है? हम इसको बैलेंस कैसे करें? 2 से बैलेंस कर लीजिए। तो ये ब्राइम का अगर फॉर्मूला ब्राइन बोला करो तुम, ब्राइन ब्राइन कर लीजिए। ब्राइम ब्राइन मत बोलो, ब्राइन। ब्राइम, ओके सॉरी, अभी हमने लिखा है ना यहाँ, ब्राइम का अगर सब कुछ इक्वेशन फिर से बोलो। ब्राइम हाँ। की इक्वेशन रखोगे तो ये वाली लिखी यही है ब्राइन सोल्यूशन। पानी में नमक मिला दिया और फिर उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो ये अब यहाँ 2 लिखो। तो क्या क्या बना बताओ? क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बना, क्लोरीन गैस बनी और साथ में हाइड्रोजन गैस बनी। तो इन तीनों के बहुत सारे इनको अलग अलग इनको पढ़ना, इनके अलग अलग 3 मार्क्स। है। मतलब हम जो सॉल्ट्स एंड केमिकल रिएजेंट पढ़ रहे हैं ना, तो इनके यूज देखें। इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्लोरीन बना और ये एक एल्कली बना। So electrolysis of brine solution is called chlor-alkali process as it renders chlorine gas and caustic soda which is alkali. चलो अब आगे की बात करें। So इस बात को लिखा जाए, electrolysis of brine solution is known as chlor-alkali process. Chlor-alkali process as it gives chlorine gas and और क्या देता है, and an alkali NaOH, इसलिए इसे क्लोर-एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। अब जरा देखें कि बुक में इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिखा है, 2NaCl बेकिंग सोडा एक ही है क्या? हाँ क्या कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा एक ही है? आपने पढ़ा होगा, अभी हमने पढ़ा नहीं। हम तो कास्टिक सोडा जानते हैं, जितना जानते हैं। बेकिंग सोडा जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, हमें मालूम नहीं है, वो एग्जाम पता नहीं आया होगा। अभी तो मैं यही इतना ही जानता हूँ कि इसको ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, इसको कास्टिक सोडा। अभी बेकिंग सोडा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, बुक में देख के बता देंगे। चलो इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे सबको मिक्स करेंगे तो दूसरे बच्चे हो जाएंगे ना। इतने खतरनाक सवाल तुम पूछोगे, कुछ बच्चे अभी कच्चे पढ़ रहे हैं। देखो इन दोनों को मिलाया तो क्या क्या बना,
2 NaOH, साथ में मैं इनके फेज के साथ लिख रहा हूँ, दैट इज Cl2 तो गैस है और H2 भी क्या है, तो इन दोनों से बबल उठती हुई दिखेगी और बाकी इसमें ये सोल्यूशन होगा। हम इसको वीडियो के माध्यम से देखें, क्लोर एल्कली प्रोसेस। Chlor alkali process. Chlor-alkali process. छोटे इस तरफ आगे। तो इस वीडियो में हम क्लोर एल्कली प्रोसेस को समझने वाले हैं। क्लोरीन गैस और करते हैं। ये देखो, तो इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, एक होगा एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और एक होगा कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज रहेगा। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम बैटरी से अटैच करने वाले हैं। तो इसमें हमारी रिएक्शन किसके साथ होगी, सॉल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन होने वाली है। इनमें H+ आयन और OH और H2, क्योंकि ये दोनों डायटोमिक हैं, यानी Cl2 और H2 उनकी स्टेबल कंडीशन है। अब एनोड पे और कैथोड पे क्या रिएक्शन, तो अभी हम देखने वाले हैं हमको NaOH और हमारे इस बिगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है वो हम देख सकते कोई ऐसा इसमें दिखाया नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस यही करो, इसी को देखो, ये देखो, थोड़ा नमक डाल दिया, मिला दिया। अब देखो, दो कील या पेंसिल डाल दी, पेंसिल में ग्रेफाइट होती है क्या, अब इसी में क्लिप लगा दिया, क्लिप से सेल लगा दिया। सेल तो ये आता है कि नहीं बाजार में। अब हमें देखना है क्या बबल आने लगे हैं। अगर ये पास से दिखाए तो पता चले कुछ हमें बबल्स उठते दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े तो उठ रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहा है, दूर से नहीं दिख रहा है ना। एक्सपेरिमेंट हमारे पास तो ये है बल्ब क्लोर एल्कली प्रोसेस एक्सपेरिमेंट डालने से हो सकता है। Chlor-alkali process experiment. एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो कर रहा है। ये बीच में मिला दिया। देखो क्लोरीन गैस के बबल्स, ये क्या हल्दी में ये लाल कर देगा। हल्दी में आपने देखा ना बेस क्या कर देता है, रेड कर देता ना टर्मरिक को, तो उसने चेक भी कर लिया, हल्दी को नहीं कर देता। बैटरी हमारी पता नहीं, पहले हमने करा दिया है, हमने देखा था वो इसी कलर का बना था, उसमें वो गैसेस निकलेंगे।
ज़्यादा नमक डाल दो, हम नमक डालते थे लेकिन थोड़ा डालते थे, ज़्यादा डालोगे तो वो दूसरे में क्या होगा। चलो ओके, नाउ देखो दिस इज सॉल्ट, और सॉल्ट से मैंने क्या 3 चीजें पा ली हैं, बोलो। एट कैथोड क्या पाया, एट एनोड, और साथ में इन सेल, जो इन वेसल, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो पहले हमारी बुक में अच्छे अच्छे डायग्राम बनते थे, अब जो नई किताब आई है उनमें नहीं बन रहे हैं, है कि नहीं। कैथोड पर, एनोड पर ऐसे ऐसे डायग्राम है कि नहीं, सही है। तो चलो अब हम लोग देख लें कैथोड पे क्या मिला। सो लेट अस सी इट कि कैथोड पर हमको क्या मिलता है, एनोड पर क्या मिलता है, और ये भी देख लें कि क्या आप लोग देख रहे हैं। ये पूरा नहीं आएगा ना, ये देखो, तो ये क्या है बोलो, H2 गैस है, और हमने सॉल्ट लिया, और सॉल्ट लेने के बाद ये Cl2 है, और ये क्या है, NaOH। बोलो पुरानी बुक का है, आपके में असली जो डायग्राम होता है वो दिखाएंगे। नाउ राइट यूजर्स, सबके यूजर्स बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्या क्या चीज मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया NaOH, और NiN यहाँ जाएगा Cl2, और ये क्या मिला H2 मिल गया। तो साल्ट हमने कौन सा लिया था, NaCl। अब जरा देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कुछ पढ़ो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, it is a strong base, it is a strong base है, and prime reagent, prime reagent भी है, मुख्य अभिकर्मक, prime reagent है for क्या क्या चीज बना सकता है ये, so for making, देखो इसके लिए सोप, डिटर्जेंट, पेपर इंडस्ट्री में ये साफ सफाई करे, क्योंकि साबुन ही तो है, पेपर को धो के बिल्कुल साफ सफेद बना देगा। पेपर इंडस्ट्री टेक्सटाइल बनाने में, पेपर इंडस्ट्री, और एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है नायलॉन, देखा है जिसके हम लोग मोजे पहनते हैं, नायलॉन के मोजे, उसी तरीके से एक रेयॉन भी होता है। सो मेकिंग ऑफ रेयॉन फाइबर, फाइबर, ये CH3COONA सोडियम एसिटेट है, उसमें वुड पल्प मिला दिया, पतली पतली छलनी से प्रेस कर करके निकाला, वो धागा निकल गया पानी में डाल के। अगले क्लास में 11th में पढ़ लोगे कि रेयान कैसे मेजर है, समझ आई बात कि नहीं। अच्छा देखो, मेकिंग ऑफ रेयान दैट इज आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल फाइबर है क्या ये, और क्या क्या काम करता है, इट इज साथ में और भी बहुत सारे काम करेगा, जैसे कि बुक में क्या क्या दिया और कुछ दिया,
जो दिया वही लिखेंगे। डिग्रीसिंग मेटल, डिग्रीसिंग ये एक तरीके का साबुन टाइप ही है, क्योंकि बेस है ना, तो मेटल की ग्रीस हटाने में, मेटल जो बहुत पुराने होंगे उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, पूरा धुल जाएगा, और धुलने के बाद फिर उसको फर्नेस में डाल दो, क्योंकि अगर उसमें ग्रीस लगी रहेगी फर्नेस में तो धुआं बहुत होगा, तेल ग्रीस लगी रहेगी। तो हम डिग्रीसिंग करने के बाद ही मेटलर्जी जानते हो, नया मेटल बनाना पुराने मेटल से, रिसाइकल से, तो उसलिए हम उसका ग्रीस हटाएंगे, क्योंकि जो साइकिल और ये सब बिक के जाती है ना, पुराना भंगार कबाड़, उन सब में से हमें तेल तो हटाना पड़ेगा, ग्रीस हटानी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे कोई डिग्रीसिंग एजेंट चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए हम ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो उससे हम हटा दें ना। ट्राइन रिएजेंट इन सब को बनाने में इसकी मुख्य भूमिका है, और साथ ही साथ बोरेक्स बनाने में भी इसकी मुख्य भूमिका होती है। तो अगर बोरेक्स ऊपर रखता हूं, ये देखो Na2B4O7 बोरेक्स, देखो ये इसको सुहागा भी कहते हैं, समझ में आई बात कि नहीं। अगर इससे इसको पानी में मिला देते थे, हम लोग की मदर तो करती थी, और वो जो बिंदी होती थी ना कपड़ा काट के, या वो एक होता बहुत अच्छा रोएदार सनील का कपड़ा, तो वो इसमें ये थोड़ा सा ये स्टिकर लगाती थी, इनकम टैक्स सब्सटेंस सब टिकुली लगा लेती थी इनसे, तो कई लोगों का आप देखोगे यहाँ सफ़ेद भी हो जाता था, तो ये सुहागा है। और इस बोरेक्स से क्या होता है, चाइना में जो, यही है इसका फार्मूला, चाइना में जो झील है उसमें ये जम गया, जो कीचड़ बन गया ना उसमें जम गया, तो वहाँ जब क्ले बनाते हैं तो उस कीचड़ में डालेंगे और फिर उसके बाद फर्नेस में डालेंगे, कहेंगे ये चाइना क्ले है। जो हम लोग चीनी मिट्टी के बर्तन, चाइना क्ले नहीं होते जिस कप में रोज चाय पीते हैं, वास्तव में जो उसमें ग्लेज है या चमक है वो बोरेक्स की वजह से है। तो बोरेक्स में अगर हम ये लगा दें किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी से घोल के, और फिर उसके बाद मिट्टी में डालें, तो वो चीनी मिट्टी का बर्तन है, यानी करीब करीब जैसे मेरा ये क्रूसिबल है इस तरीके से चमकेगा। ये चाइना क्ले है कि नहीं। अब जरा देखो, ये बोरेक्स बीड टेस्ट में भी काम में आता है। जो पुराने लोग होते हैं, ये अभी से नहीं है, ये सुहागा बहुत पहले से है, तो वो अलग अलग तार में, देखो बता भी नहीं है कि गोल्ड के तार में अगर थोड़ा सा बोरेक्स लगाया तो हरी मोती, इसी तरीके से लोहे के तार में नीली मोती, कॉपर के तार में इस तरीके से पर्पल कलर की मोती, अलग अलग मेटल में 118 है, 92 मेटल है ना, 92 कलर की मोती दे देगा, मतलब अपना कलर ले देंगे। हाँ, इसी को तो बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं, कि जैसा तुम्हारा मेटल, ये मेटल बता देगा कौन सा, डालो कौन सा कलर डाल के आग में बोरेक्स बीड टेस्ट दिखाएंगे, आप लोग खुद भी देख लोगे, तो उसमें जैसे ही आग में डालेंगे वो फूल जाएगा, सुहागा फूलता है, फूलने के बाद एक मोती का आकार ले लेगा। इवन तुलसीदास जी के उसमें भी लिखा है कि वो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने बोरेक्स की ही मोती पहनी थी, सुहागे की। हम लोग हैरान रह गए, देखो ये लोग कितना जानते हैं, रामचरितमानस में भी सुहागा, हम लोग इतना यहाँ पढ़ रहे हैं 10th में, तो वहाँ लिख दिए। चलो आगे की बात समझ में आ गई। तो ये इसमें भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बोरेक्स बनता है, लिखा नहीं है, हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 11th में आप खुद ही पढ़ लोगे। चलो सर 11th में इतना क्या आने वाला है? हाँ? सर डिशेस को जो ये होता है उसमें शाइन देने का काम है। शाइन इसी पे लगा दिया बोरेक्स, और थोड़ी सा चुटकी अगर पौधों में डाल दी तो पत्तियों में ऐसे चमक आ जाती है ना, हम रबर के प्लांट में आदि करते हैं, तो पत्तियां जैसे नहीं होती, कहते हैं लोग आर्टिफिशियल प्लांट है क्या, तो बोरेक्स किस लिए, और कई लोग कहते हैं इसी से बोरेक्स से बोटाक्स बन गया कि चेहरे पे खूब चमक हो गई, फिर हीरो हीरोइन बन के शूटिंग किया, है ना, चमक देने का काम। अब जरा हम लोग अगला देखें, क्या आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस पढ़ लिए, सोडियम क्लोराइड के यूजेस पढ़ लिए, अब हमें हाइड्रोजन के यूजेस देखने हैं और क्लोरीन के भी। तो वहाँ देखो क्या उनके यूजेस लिखे हैं नीचे, देखो ये किसके किसके काम में आ रहा है हाइड्रोजन, कोई बात हो, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन,
सो हाइड्रोजन किस किस के काम में आता है? दैट इज इट इज यूज्ड फॉर बहुत सारी चीजें एज ए फ्यूल इन सैटेलाइट। स्पेस क्राफ्ट में क्या है देख लो, H2 है, ऑक्सीजन से वो जल जाएगा, एक तरफ से ऑक्सीजन H2 डाला और O2 डाला, उससे बैटरी एनर्जी बने, और साथ में वही जब पानी बनेगा उसका प्रोडक्ट वो पी लेंगे। पानी ले जाने की जरूरत नहीं है, एक तरफ से H2 डालो, एक तरफ से O2, इसको कहते हैं वाटर सेल्स, और उससे सेल बन जाएगा। हाँ, इसी वाटर सेल। अभी आगे चलकर जो आप 17 प्रकार के सेल देखोगे अगली क्लास में, उसमें एक वाटर सेल भी है। अब देखो, इट इज यूज्ड एज फ्यूल, इसमें इन स्पेस क्राफ्ट इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट। और तुम लोगों ने देखा है कि जब दूध से हम लोग क्या बनाते हैं, चीज बना लेंगे सुखा करके, उसको थोड़ा पीला कर लेते हैं, वो मार्जरीन कहलाता है, पीला चीज। वो मोज़रेला चीज एक मार्जरीन होता है। तो मार्जरीन का मतलब ऐसा चीज जो 10 साल 15 साल तक ना खराब, तो उसको प्रिजर्वेटिव के। तो दूसरा क्या चीज है बताइए? सो इट इज यूज्ड, ठीक है, टू मेक मार्जरीन। मतलब वो येलो कलर देने का अभी बताते हैं। तो उसमें इस H2 से ट्रीट कर दिया जाता है चीज को, उसका कलर थोड़ा येलो हो जाता है, लेकिन फिर वो प्रिजर्व हो जाता है। यूज्ड टू मेक मार्जरीन। मार्जरीन के बारे में और कुछ देखते हैं, पता तो चले। What is margarine? इससे पता चलता Here's the definition of ऐसा नहीं। margarine. A butter बटर substitute सब्स्टिट्यूट from है, vegetable मतलब oils ऑयल या and फैट हो, fats. ठीक है, बटर का सब्स्टिट्यूट बता रहा है, तो वो मार्जरीन है। ओके, तो बहुत हल्का सा होता है। तो अब कैसे मार्जरीन बनेगा? तुम्हारे घर में कोई भी तेल हो, वेजिटेबल ऑयल होता है, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का, अगर उसमें हाइड्रोजन डाल दो, वैसे तो ये कार्बन एंड कंपाउंड में दिया है हाइड्रोजनेशन, जब तुम खोलोगे तो वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 गिव्स वनस्पति घी, एंड वनस्पति घी इज नोन एज, जैसे रथ और डालडा पिछले चलते थे, डालडा घी सुना है ना, तो उस तरीके से सिर्फ तेल से कैसे घी बना लिया जाए, और फिर उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और उस घी को कहते हैं मार्जरीन। देख लो, तो बहुत सस्ता आता है। ये जैसे 500 रुपए का देसी घी है ना, वो 90 रुपए का है। तो सब जो बारात में उसी का खाना खिलाया जाता है, वनस्पति घी। तो ये बात समझ में आ गई? इसको क्या कहते हैं कि vegetables oil after hydrogenation are converted into वनस्पति घी, that is known as margarine। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगली बार हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में। अब जरा देखो, ये लिक्विड फ्यूल तो हम लोगों ने देख लिया, एंड इट इज यूज्ड टू मेक अमोनिया। फोटो लगा दो। अच्छा, देख लो, अब यहाँ पर देखो, ये चीज है। तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये वाली फोटो इसमें आ गई है। मेरा कहने का मतलब है ये 8th का लड़का है अपनी कोचिंग का, ये यूट्यूबर बन रहा है। यहाँ जो एक्सपेरिमेंट सिखाते हैं वो यूट्यूब में इसके इतने लाइक हो रहे हैं ना। सो गाइज यू विल सी दिस एंड दैट। शाइनिंग से लगता है तो शायद ये रेड हो सकता है। से करके देखिए। इसका नाम अनमोल है ना? हाँ सर ये मेरे घर की मदद है। हाँ, ये यही सब काम क्या करेगा, जो यहाँ सीखेगा वो यूट्यूब पे डाल देगा। बहुत सारी आपकी भी दुख लग रही हमारे ऊपर रहता है ये पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है। अच्छा आप देखो, तो कितने लाइक्स हैं? लाइक्स ऐसी नहीं है, 2000 है। इससे अगर उसके बच्चे देखते होंगे सर। चैनल का नाम है इसका, आपने बना डाला है, अभी बनाया है 1.5 महीने पहले। 2000। चलो, अच्छा, इट इज यूज्ड टू मेक मार्जरीन। और देखो क्या लिखा है,
और किस काम में आता है? अमोनिया। अमोनिया। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे नोबेल प्राइज मिला है। EN2 और प्लस जिसने अमोनिया बनाई, अमोनिया बनने पे नोबेल प्राइज क्यों मिल गया? क्योंकि अमोनिया से अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट इतने फर्टिलाइजर बने और जो खेती का उत्पादन है वो 10 गुना बढ़ गया। सर हम भी एक दिन कैल्शियम नाइट्रोजन लेके कुछ भी बनाना ये देखो, ये चीज है। दैट इज N2 में हाइड्रोजन मिला दो तो क्या बना? अमोनिया। और अमोनिया में सल्फेट मिला दो, हाइड्रोजन सल्फेट, तो क्या अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर बन जाएगा। और अगर इसमें फॉस्फोरिक एसिड बना दो तो अमोनियम फॉस्फेट बन जाएगा। सो क्या लिखा है वहाँ पर बताइए? अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। सो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया। जो देश अमोनिया के उत्पादन में नंबर 1 है वही नंबर 1 है विश्व में। इंडिया। अमेरिका। जहां सबसे ज्यादा अमोनिया बनेगा वही नंबर 1 है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा खेती होगी। सो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ये जो भी फर्टिलाइजर। It is used to make ammonia, which gives us ammonium sulfate। देखो जरा, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर है। और क्या होगा? अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यो 4 लगा दो और H2SO4 इनके साथ रिएक्ट करा दो, बन जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ओके, ये देख लो, बहुत अच्छी बात की। क्लोरीन गैस, इन्होंने कहा सर आपने तो कुछ चीजें छोड़ दी, अगर H2OCl2 मिल जाए तो प्राइम रिएजेंट HCl ना बन जाए। देखो एकलव्य ने ये बात समझाई इन लोगों को। और एक और बात बताई, बोले सर इन दोनों को मिला के ब्लीचिंग पाउडर बना लो। आप से कपड़े सफेद लो, अभी तो उन्होंने वहां से देखा होगा, हमें नहीं पता। तो मैं यूज बता रहा। लो, उसके व्यूज। अब नेक्स्ट देखो कि यहाँ पर अब हम देखेंगे क्लोरीन किसके किसके का इस्तेमाल होगा, बताओ। टोट पे। सही कह रहे हैं कि यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो इसके लिए वाटर, अगर स्विमिंग पूल के पानी में कुछ कड़वाहट रहती, बहुत सारे बैक्टीरिया, ये क्लोरीनेशन कराते हो। 9th की बुक में देखा था कि पानी को किस तरीके से पोटेबल वाटर में साफ करेंगे। तो सब में साफ करने के बाद और अल्टीमेटली उसको किससे पास करते हो? दैट इज क्लोरीनेशन टैंक से। आप मान लीजिए इसमें बजरी में डाला, मोटी बजरी, महीन बजरी, फिर रेत और कार्बन, कोर्स ग्रेन। फिर इसके बाद भी अगर तुम्हें क्लोरीन, भाई तुम जहाँ पर हो और तुम देख रहे हो बारिश का पानी बाहर बह रहा है तो पीने का मन कर रहा है, तो इसी में डाल तो नीचे से जो है फिर क्लोरीनेशन टैंक में भी पास। सर आपने बनाया? ये तो पानी है, बच्चों को दिखाते हैं 8वीं क्लास के कि कैसे पानी वो होता है। ये तो कप है ना। तो अब जरा देखें, सो अब देखिए, सो उसके बाद उसे लास्ट में किससे पास करना पड़ता है? क्लोरीनेशन टैंक में। और ये स्विमिंग पूल में भी क्या आंखों में कड़वाहट लगती है ज़्यादा नहाने के बाद, तो उसमें क्या होता है? क्लोरीन। तो हम लोग हमारे यहाँ भी पहले एक्वेरियम था तो उसमें क्लोरीन मिलाया करते, तो घर में भी 2 वाटर टैंक है उसमें नियमित रूप से मिलाते हैं। और या फिर ये जो गहलोत सरकार है वो समय समय पर 2-2 महीने पे भेजती है, वो हमारे टैंक में क्लोरीन डालता है, तो जिसलिए कि उनको वोट मिले, तो इसलिए वाटर ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट। और ये देखो
वाटर ट्रीटमेंट करना है तो वाटर ट्रीटमेंट का मतलब है कि पोर्टेबल वाटर बनाना, पोर्टेबल वाटर। वाटर ट्रीटमेंट समझते हो? दैट इज मेकिंग पोर्टेबल वाटर। ट्रीटमेंट का ये मतलब नहीं है कि स्विमिंग पूल में ट्रीटमेंट करें, वहां तो ऐसे डाल दिया। सो दैट इज पीने योग्य पानी, मेकिंग पोर्टेबल वाटर। ऐसे ही मैंने देखा था ग्लूकोज की बोतल में भी कुछ तो क्लोराइड लिख रखा था। ये देखो इन्होंने आगे की भी बात बता दी कि स्विमिंग पूल्स में यूज्ड इन स्विमिंग पूल, या इनको पता होगा, हम लोग तो इतना नहीं जानते हैं, लेकिन ध्रुवांशी जानती होंगी ये गैमेक्सीन स्विमिंग पूल में डाला जाता है और उससे स्विमिंग पूल का पानी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। गैमेक्सीन कितने सारे क्लोरीन है, यही डाल दो। यूज्ड इन स्विमिंग पूल, उससे क्या होगा? जो बैक्टीरिया हैं, क्योंकि उसी पूल में बहुत ऐसे लोग भी नहाएंगे जो खुजली वाले होंगे, वो सब काट उनको हटाना पड़ेगा ना, उनको सिरोसिस होगा, स्किन की प्रॉब्लम, तो उन सब बैक्टीरिया को क्लोरीन क्या कर देगा? किल कर देगा। तीसरी चीज देखो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जानते हो? ये सब पाइप और जो बनते हैं पीवीसी, ये सब पूरा पीवीसी का पैनल है, तो इससे प्लास्टिक बनती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक। पेट पीवीसी लिखा रहता है हाँ। से प्लास्टिक, तो इसमें क्लोराइड वर्ड भी आ रहा है, तो हमें क्या लेना देना कि इसका फार्मूला ये है? हम लोगों को तो बस पढ़ने से मतलब है, हम पीवीसी याद कर लेंगे, है ना। अगला देखो, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स है, पेस्ट्रीज नहीं है, पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक। तो किस काम में आता है बताओ? इट इज यूज्ड फॉर पेस्ट को मारने, छोटे छोटे कॉकरोच वॉकरोच के लिए जो स्प्रे किया, so that is काला हिट, किलिंग। साइड का मतलब जानते हो? किलर, और पेस्ट किलर, किलिंग पेस्ट, कॉकरोच। ऐसा काम करता नहीं है। ये लो, अब देखो, जैसा कि इन्होंने बताया सर आप ऐसा करो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, फिर हम लोगों को कुछ और यूजेस मिल जाएंगे। सो H2 plus Cl2 क्या होगा? H2 plus Cl2 HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट इज जो इससे हमें H2 और Cl2 मिला, उनको सिर्फ मिला दीजिए और ये बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? दोनों जो गैसेस निकली एक ही साथ एक पाइप से गुजरा दो, HCl बन गया। अब वो जो HCl है उसके यूजेस तो जरा देखो। क्लीनिंग स्टील, वो एक एसिड है, जिस तरीके से तुम बेस से कोई चीज़ क्लीन करते हो तो मेटल के ऊपर की लेयर से रिएक्ट कर जाएगा, मेटल से तो एसिड रिएक्ट करता है ना, और साथ में ग्रीस के साथ सब कुछ हटा देगा। तो क्लीनिंग स्टील किसके काम में आएगा? क्लीनिंग, ये सबके यूजर्स बता रहा हूँ। स्टील, इसमें बहुत मार्क्स छिपे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर अमोनिया में इसको मिला दो तो क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, that is NH4Cl for making ammonium chloride। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड फिर किस काम में आएगा? अभी मत बताना कि बेकिंग सोडा के बनाने में आएगा, औरों को बताने दो, लेकिन किसी को पता नहीं। लो, ये बता दी। मैंने कुछ नहीं बताया। आज इनकी जुबान पर सरस्वती बैठी है। मेडिसिन्स और किस काम में? मेडिसिन्स। और चौथी क्या चीज है? कॉस्मेटिक्स में भी ये HCl का थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें यूज होती हैं। अच्छा, अब आगे देखिए, ये दोनों मिल जाए तो क्या हो भाई? CFC देखो, N। अच्छा, ऐसी बात है प्रबलिन, तो दूसरा नाम बताओ। NaOCl तो हमने बना दिया, और क्या बनेगा साथ में? HCl ना, देखो NaOCl
तो अब चला देखो, तो दैट इज ब्लीच। फिर से चीजें समझें कि कहाँ पे मेडिसिन से अच्छा है। दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये देखो, अब आगे है ब्लीच। तो ये सोडियम का ब्लीच है, उसके बारे में ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि वो ब्लीच हमारे काम का नहीं है। हम CaOCl पढ़ेंगे, ठीक है। हम सिर्फ आपसे हाइड्रोजन के 4 यूज जानना है, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे। हाँ, वो जो स्पेस में फ्यूल के जैसे, और फिर वो अमोनिया फर्टिलाइजर, और वो फिर मार्जरीन मार्जरीन के लिए काफ़ी है। क्लोरीन के कुछ यूज़ बताओ। स्विमिंग पूल, स्विमिंग यूजिंग स्विमिंग पूल और वाटर ट्रीटमेंट और PVC। बहुत अच्छा, सही है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे NaOH के कुछ यूज़ बताओ। अच्छी बात, कोई बात नहीं, अब मनीष से पूछ लेंगे। बोलो रोमिन। ऐसे क्या नहीं बता पाओगे, बैठे नहीं थे क्या? 1.5 घंटे से बैठे हो। हाँ बोलो NaOH। NaOH का यूज बताइए। एक लगे Taking of soap, recycling, delivering of letter, manufacturing of paper, इतना जानते हो तो H2 के लिए बताओ। the fuel, मार्जरीन। margarine और फिर हाँ वो making of ammonia for fertilizer. NaCl। Sir, this is common salt, used as common salt and used for food and used for making other salts. यानी एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड। फूड नहीं है कि नम खा लो नमकीन, फ्लेवरिंग एजेंट इन Used as flavoring agent in food and used for making other salts like bleaching powder and caustic soda, etc. और And these are used for cleaning melting ice for rods and preservatives। used as preservative in food and No. तो हम लोगों ने कुछ चीजें देखी कि ओके, डिफाइन क्लोर-एल्कली प्रोसेस। ड्राइंग सॉल्यूशन, कैथोड, एनोड, yes, and right uses of NaCl, NaOH, H2, Cl2, HCl and इन सब की बात है। Make labeled diagram of chlor-alkali process and write the associated chemical reaction. Make labeled diagram. That during electrolysis of brine solution, we get chlorine as well as NaOH. So this is called chlor-alkali process. ऊपर अभी दिखाता है diagram of that is electrolysis of brine solution। एक ही रिएक्शन लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी है आपको, जो मैंने बहुत सारी बताई थी। एक मुख्य थी वही, एंड राइट वही आएगी सर आपकी। ये And- इलेक्ट्रोलिसिस और वही एक्टिविटी वाला सॉल्यूशन ना, क्या? जिसमें कैथोड एनोड वाला डायग्राम बनाना है ना। हाँ हाँ, एंड
राइट केमिकल इक्वेशन फॉर इट। सर कितने कितने यूजेस लिखने हैं सबके? 3 ओके। So what are the reagents we get from electrolysis of drying solution? Show by flowchart. ऊपर से करना, ये जो पेज है ना, जो किसी का भी है, ये है flowchart। ऐसा ये वाला क्या क्या मिलता है ड्राइंग सोल्यूशन के? मतलब हम क्या क्या पाते हैं ड्राइंग से शुरू करते हैं, तो क्या क्या मिलता होगा वो? इसको बंद कर दो।